वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, जोहार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का करियर फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों की जबरदस्त डिमांड पर बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे। हालांकि मैंने आप लोग को पहले भी बोला था कि इस चैप्टर की वीडियो हमारी यूट्यूब पे अवेलेबल है, और पिछली बार जो मैंने पढ़ाया था उसकी 3 वीडियो अवेलेबल है। उसे देखकर भी आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते थे, मगर फिर भी कुछ लोगों का मानना था कि फिर से ये क्लास हो, है ना। तो ये वाली क्लास, आज की जो क्लास है, एक बेसिक क्लास है। ये 3-4 दिनों तक लगातार चलेगी, लेकिन आज की क्लास रात 9 बजे चल रही है। बाकी जो क्लासेस है उसकी टाइम चेंज होगी, क्योंकि वो मॉर्निंग में चलेगी। ठीक है, वो ऐप में चलेगी। आज एक बेसिक फंडामेंटल जो क्लास सीएनटी एसपीटी का होता है, झारखंड के भूमि संबंधी कानून का, वो आज हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो जितने भी लोग लाइव जुड़ गए हैं, चाहे ऐप में जुड़े हुए हों, चाहे वो यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, सभी को गुड इवनिंग, सभी को जोहार। आप सभी का स्वागत है करियर फाउंडेशन में। चलिए, जय श्री राम। चालू कब होता है? हो गया चालू। राखी गुप्ता, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मदन कुमार महतो, सभी का स्वागत है। तो साथियों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बातें आप लोगों से करना जरूरी है कि सीएनटी एसपीटी यानी झारखंड के भूमि संबंधी कानून, झारखंड जेपीएससी के पेपर 2 में सबसे बड़ा टॉपिक है। पढ़ने में भी सबसे बड़ा, और नंबर भी ये देगा आपको सबसे बड़ा, क्योंकि इस चैप्टर से, इस एक चैप्टर से, सीएनटी और एसपीटी एक्ट से, झारखंड के भूमि संबंधी कानून से आपके जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पेपर 2 जो झारखंड जीके है उसमें 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और 12 प्रश्न का मतलब होता है 24 मार्क्स। ये 24 मार्क्स अगर आपको प्राप्त करना है, या 20 से ज्यादा मार्क्स अगर आपको इस चैप्टर में प्राप्त करना है, तो इस चैप्टर को बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सरलता पूर्वक समझना होगा, पढ़ना होगा। आप सीधे उठाएंगे किताब, धारा रटने लग जाइएगा, कुछ नहीं होगा। इस चैप्टर को पढ़ने का मैं सबसे पहले आपको तरीका बता देता हूं 5 मिनट में, उसके बाद हम इस चैप्टर के अंदर एंटर करेंगे। सबसे पहले ये जो झारखंड के भूमि संबंधी कानून है, इसके बेस को समझेंगे हम लोग कि ये जो कानून है आखिर किस लिए लाए गए थे। इससे पहले भी जो कानून आए थे हमारे इस क्षेत्र में, उसके क्या मकसद रहे, है ना, और कानून लाने के बाद क्या कुछ प्रभाव पड़ा, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं। लेकिन इस चैप्टर में ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि चैप्टर को उठाते हैं किताबों से और सीधे वो लोग धारा रटने लग जाते हैं, और धारा में ऐसे ऐसे वर्ड मिलते हैं, ऐसे ऐसे शब्द मिलते हैं, जिससे वो धारा को बार बार रटते हैं और वो भूल जाते हैं। क्योंकि अकेले ही आप लोग को पता ही होगा सीएनटी एक्ट में कितनी सारी धाराएं हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को सिंपल बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसके फंडामेंटल चीजों को समझना होगा कि इस चैप्टर का बेस क्या है। और धारा को पढ़ने से पहले, अध्याय को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स को समझना होगा, कुछ शब्दों को समझना होगा, क्योंकि वही शब्द आपको बार बार मिलेंगे। हर अध्याय में, हर धारा में आपको कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे जिससे आपको बार बार परेशानी होगा और आपको याद नहीं होगा। तो वैसी स्थिति में आपको पहले ही समझ लेना होगा कि भाई ये भूधृति क्या होता है, ये रैयत क्या होता है, ये मंजिहस क्या होता है, ये मौजवार सर्वे क्या होता है, ठीक है, ये भूइहरी सर्वे क्या होता है, ये खुटकटीदार क्या होता है। ये सारे वर्ड्स जो आपको बार बार आपको चैप्टर्स के अंदर, अध्याय के अंदर मिलते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग एक पहले आज के इस लेक्चर में एक बैकग्राउंड तैयार करेंगे, जिससे कि आप चैप्टर पढ़ने के काबिल बन जाएंगे। ठीक है, जो लोग आज पहली बार हमारा ये सीएनटी एसपीटी का वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने ये पहले भी पढ़ाया आप लोग को यूट्यूब पर, और
लाखों लोगों ने उसको पसंद भी किया है। 1.5 लाख लोगों ने हमारा वो पहला वीडियो 2-2.5 घंटे का उसको देखा भी है, आप भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस सेशन की, और एक एक करके हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ये भूमि संबंधी कानून है क्या। आप लोग इतिहास तो पढ़े ही होंगे, भारतीय इतिहास तो पढ़े ही है ना। तो भारतीय इतिहास में आपने देखा है कि जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है तो शुरुआत में तो व्यापार करने के लिए आती है। व्यापार करने के लिए तो उसको बस कुछ क्षेत्र चाहिए होता है, लेकिन धीरे धीरे वो भारत के जमीनों पर कब्जा करने के लिए दीवानी राइट हासिल करने का प्रयास करने लग जाती है, जिससे कि वो व्यापार से तो कमाई हो ही रहा था, साथ ही साथ उन्हें लगान भी मिलना शुरू हो जाए। मुगलों का शासन चल रहा था यहां पर, ठीक है, मुगलों का और उससे पहले दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था। अंग्रेजों का मकसद अब हो गया था, जब व्यापार कुछ समय बीत गया था तो उनका शासन हो गया था, क्योंकि क्या हो रहा था ना कि व्यापार तो वो कर रहे थे, लेकिन व्यापार के बदले भी उनको कर चुकाना पड़ रहा था। कई जगह उनको कर शुल्क मुफ्त दिया गया था, लेकिन कई जगहों में उनको कर चुकाना पड़ रहा था। उनसे उनको लगता था कि व्यापार में मुझे हानि हो रहा है ना, तो वो कर चुकाना नहीं चाहते थे। कर चुकाना नहीं चाहते थे तो वो क्या करते थे, वो दीवानी राइट हासिल करने का प्रयास करने लगे। ठीक है, क्योंकि उस क्षेत्र का दीवानी भी उनको मिलने लग जाए। तो प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल क्षेत्र में उनको दीवानी राइट हासिल हो गया था। आप लोगों को पता होगा हिस्ट्री में, जब उनको दीवानी राइट उस क्षेत्रों का हासिल होने लगा, चूंकि ये झारखंड वाला क्षेत्र, बिहार वाला क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र सभी तो बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था ना। तो जब उनको दीवानी राइट हासिल हो गया तो इस क्षेत्र के लिए, अब आपको पता होगा कि बाद में उनकी अपनी शासन भी स्थापित हो गई अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की। पहले व्यापार था, बाद में शासन भी होने लगा। तो वो डिफरेंट कानून लाते थे। वो कानून किस लिए लाते थे? ताकि यहां के जमीनों पर उनका अधिकार मजबूत हो, यहां के भूमि से उनको लगान ज्यादा से ज्यादा मिले, ऐसी एक व्यवस्था स्थापित की जाए जिससे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये वाला जो क्षेत्र था, बंगाल वाला क्षेत्र, इससे ज्यादा से ज्यादा लगान की वसूली हो सके। और आप लोग को पता होगा कि जो जमींदारी प्रथा लाया गया था, जमींदारी जो प्रथा लाया गया था उसमें हर एक जगह में जमींदार की नियुक्ति कर दी गई थी, और जमींदार का ही काम होता था। जमींदार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एरिया दे दिया जाता था, उस क्षेत्र से लगान की वसूली करके अंग्रेजों को देना ये जमींदारों का काम होता था। ठीक है, कहानी कुछ ऐसा है दोस्तों कि जब कुछ समय बीता, जमींदार लगान देते थे, मगर उसमें काफी कुछ वो खा भी जाते थे। कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसे कानून आए जिससे कि जमींदारी छीनने का डर जमींदारों को होने लगा। जमींदार लोग जो थे उनको सख्ती आई कि आपको ये लगान, इतना लगान आपको देना है। तो बहुत सख्ती से, क्रूरता से वो जनता से लगान की वसूली करने लगे। जब वो ज्यादा से ज्यादा लगान की वसूली करने लगे तो इसका परिणाम यह हुआ कि यहां के किसानों का, यहां के मजदूरों का, यहां के आदिवासियों का शोषण होने लग गया। शोषण इतना ज्यादा होने लग गया कि उन लोग भी आपस में संगठित होने लगे। और चूंकि वो जमींदार तो बस एक माध्यम था ना, वो तो जान रहे थे कि ये सारा जो प्रथा चलाया गया, ये जो सिस्टम चलाया गया, तो अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया। तो जो आदिवासी वर्ग था, मैं झारखंड के संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो अगर आदिवासी वर्ग पे बहुत ज्यादा शोषण होने लगा तो आदिवासी वर्ग इसके लिए संगठित होने लगे, और उसके कई परिणाम निकले कि कई जनजातीय विद्रोह हुए। आप कोई भी जनजातीय विद्रोह की पृष्ठभूमि अगर आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि अंग्रेजों की जो शोषणकारी नीतियां थी, अंग्रेजों की जो शोषणकारी नीतियां थी, उसी का प्रभाव था कि जनजाति लोग असंतुष्ट होते चले गए, और उसी का परिणाम हुआ
कि कोल विद्रोह जैसा बड़ा संगठित, सुसंगठित और व्यापक विद्रोह हुआ। 1895 में बिरसा मुंडा जैसा आंदोलन हुआ। यह सब आंदोलन इसी बात का प्रमाण है कि अंग्रेजों के द्वारा इनकी जमीनों से इतना लगान वसूला जा रहा था, इतनी चीजें वसूली जा रही थी, जिससे कि ये शोषित हो चुके थे, ये दरिद्रता की ओर जा रहे थे। तो इनके पास एक ही रास्ता था कि विद्रोह करना, है ना, आंदोलन करना। और वही कोल विद्रोह, बिरसा उल गुलाम, ये सब कुछ उदाहरण है जो कि अंग्रेजों के खिलाफ हुए थे, उनकी शोषणकारी नीतियों के खिलाफ। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए, चलिए 300 लोग जुड़ गए हैं। आप लोगों से एक बार आग्रह होगा कि थोड़ा शेयर कर दीजिए लिंक को, क्योंकि मैं अभी बेसिक इसके फंडामेंटल चीजों को समझा रहा हूं और उसके बाद हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज को समझाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, कानून जो लाए जा रहे थे उसका मेन मकसद क्या था? उनका मेन मकसद था लगान की प्रॉपर वसूली हो। सीएनटी एक्ट लाने का मेन मकसद क्या था? कि हुआ कुछ ऐसा ना कि बिरसा आंदोलन हुआ। बिरसा आंदोलन से अंग्रेजों को यह पता चला ना भाई कि अब ये लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अगर इसी तरह हम लोग अभी चलते रहे तो ये लोग इसी तरह विद्रोह करते रहेंगे और हमारी जो शासन करने की में डिस्टरबेंस आता रहेगा। इसलिए इनको पहले संतुष्ट करो, और संतुष्ट करने के लिए ही सीएनटी जैसा एक्ट लाया गया था। अभी हम डिटेल बताएंगे उसके कैसे उसका बैकग्राउंड तैयार हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक एक करके। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा तो अच्छी बात है। जो ऐप में जुड़े उनको नोट्स भी हम दे देंगे। ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा 4 से 5 दिन के अंदर खत्म कर देंगे और उसका पूरा नोट्स आपको प्रॉपर टाइप करवा के दे देंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू किया जाए। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है झारखंड के भूमि संबंधी कानून। क्या नाम है? झारखंड के भूमि संबंधी कानून। झारखंड के भूमि संबंधी कानून। ये जो झारखंड के भूमि संबंधी कानून है, इसमें हम लोग मुख्यतः कई सारे कानून पढ़ते हैं। सबसे मेन जो 2 कानून पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं, एक हम लोग पढ़ते हैं सीएनटी एक्ट 1908 और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं एसपीटी एक्ट 1949, ठीक है। इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस छोटा नागपुर क्षेत्र में आदिवासियों का, जनजातियों का जमीन को संरक्षित करने के लिए, जो कि सीएनटी एक्ट भी तो वही है ना। आप लोग सीएनटी एक्ट अभी जानते होंगे आप लोग कि झारखंड में कुछ खास जाति वर्ग हैं जिसमें ज्यादातर एसटी आते हैं, कुछ एससी भी आते हैं और कुछ ओबीसी भी आते हैं, समझे। झारखंड में एसटी जो जनजातियों की जमीन है उसको कोई दूसरा वर्ग नहीं खरीद सकता है, एससी का जमीन भी कोई दूसरा वर्ग नहीं खरीद सकता है। ओबीसी में भी जैसे कुर्मी जैसे जाति हैं और भी कुछ जातियां हैं जिसकी जमीन सीएनटी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये सारी जमीन, ये जो एक्ट लाया गया था किस लिए लाया गया था? ये एक्ट लाया गया था ताकि उनकी जमीन संरक्षित हो। होता क्या था ना, ये हालिया घटनाक्रम है। होता क्या था कि इनकी जमीनों को जबरन हड़प लिया जाता था। आदिवासियों की जमीनों को, दलितों की जमीनों को, जो कमजोर, जो पिछड़े वर्ग के कुछ जाति है उनके जमीनों को जबरन हड़प लिया जाता था या फिर उनसे ठग लिया जाता था। तो उनके जमीन उनके लिए सुरक्षित रहे, इसके लिए सरकार के द्वारा कई सारे कानून आए हैं
जिसमें एक सीएनटी एक्ट भी है। लेकिन सीएनटी एक्ट आने से पहले भी अंग्रेजों के द्वारा कुछ ऐसे प्रयास हुए थे जो कि जमीनों को संरक्षित करने के लिए थे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जनजातियों की भूमि को संरक्षित करने का जो पहला प्रयास था अंग्रेजों का, वो क्या था? ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, एक प्रयास था जिसका नाम है भूइंहरी सर्वे। क्या है? भूइंहरी सर्वे। ये भूइंहरी सर्वे क्या है दोस्तों? ये इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जनजातियों की जमीन को संरक्षित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा किया गया पहला प्रयास। सबसे पहले आदिवासियों की जमीन को संरक्षित करने के लिए जो सबसे पहला प्रयास था वो क्या था दोस्तों? वो था भूइंहरी सर्वे। अब आप बोलेंगे कि सर जी ये भूइंहरी सर्वे जो है वो कब से कब तक हुआ था? ठीक है, तो इसका एक टेन्योर भी है, एक समय भी है। 1862 से 1869 तक चला था ये। 1862 से 1869 ईस्वी तक। ठीक है, ये ईयर हो गया कि भूइंहरी सर्वे कब से कब तक हुआ था। तो 1862 से 1869 तक भूइंहरी सर्वे हुआ था। ये अंग्रेजों का पहला प्रयास था ताकि जनजातियों की जमीन को क्या किया जाए? संरक्षित किया जा सके। एक सवाल यहां से बनेगा कि ये भूइंहरी सर्वे किसके नेतृत्व में हुआ था? ये भूइंहरी सर्वे का जो नेतृत्व किया था, भूइंहरी सर्वे का जो नेतृत्व करता था वो कौन थे? उनका नाम है बाबू रखाल दास हलधर। क्या नाम है? बाबू रखाल दास हलधर। भूइंहरी सर्वे का नेतृत्व किसने किया था? बाबू रखाल दास हलधर ने भूइंहरी सर्वे का क्या किया था? इसका नेतृत्व किया था। ध्यान से समझते जाइएगा सारी चीजों को। अब है, अभी तक तो मैंने बताया भूइंहरी सर्वे जनजातियों की जमीन को संरक्षित करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा किया गया पहला प्रयास था। 1862 से 1869 के बीच हुआ था। नेतृत्व इसका बाबू राखल दास हलधर के द्वारा किया गया था। हुआ क्या था भाई इसमें? आपके से कि आखिर ये किस चीज का सर्वे था? सर्वे में कुछ होता है ना, क्या हुआ था इस सर्वे में? तो इस सर्वे में हुआ क्या था ना कि जब जनजातीय शासन व्यवस्थाएं जब अपने पीक पर चल रही थी, ये बहुत पहले की बात है, प्राचीन काल से ही झारखंड के इस क्षेत्र में जनजातियों के द्वारा अपनी पारंपरिक शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी। उस शासन व्यवस्था में कई तरह की जमीनें होती थी। जैसे उस शासन व्यवस्था में पदाधिकारी जो काम करते थे, ठीक है, उसमें महतो काम करता था, ठाकुर काम करता था, पाहन रहता था, ठीक है, कई तरह का पद होता था। तो उन पदों के बदले उनको कोई वेतन नहीं मिलता था। उनको क्या मिलता था? जमीन मिलता था। ठीक है, तो पदाधिकारियों को जो जमीन दी जाती थी, उसके अलावा जो वहां के भूस्वामी होते थे, उस गांव के जो भूस्वामी होते थे, उनके लिए भी कुछ जमीनें होती थी, है ना। तो इस सर्वे में, भूइंहरी सर्वे में, भूइंहरी भूमि को और मंझिहस भूमि का चिन्हित किया गया। क्या किया गया दोस्तों? इस सर्वे में दोनों तरह की भूमि को भूइंहरी भूमि
अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि भूइंहरी भूमि क्या होता है, भूइंहरी भूमि और मंझीहस भूमि। भूमि को चिन्हित किया गया। ठीक है, तो देखो यहां पर आपको याद रखना है कि भूइंहरी सर्वे आखिर क्या था भाई। तो भूइंहरी सर्वे जनजातियों की जमीन को संरक्षित करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा किया गया पहला प्रयास था। 1862 ईस्वी से 1869 ईस्वी के बीच ये हुआ था। बाबू रखाल दास हल्दर के नेतृत्व में हुआ था और इसमें भूइंहरी भूमि और मंझीहस भूमि को क्या किया गया था दोस्तों, चिन्हित किया गया था। ठीक है, भूइंहरी भूमि और मंझीहस भूमि को इसमें चिन्हित किया गया था। यहां तक समझ में आ गया आप लोग को। अब आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि बताइए सर जी, भूइंहरी तो आपने लिख दिया, भूइंहरी भूमि होता क्या है, मंझीहस भूमि होता क्या है। ठीक है, तो आइए वो भी समझा देते हैं आप लोग को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भूइंहरी भूमि क्या होता है। भूइंहरी भूमि, ध्यान से समझिए इसको। भूइंहरी भूमि क्या होता है भाई। देखिए, अगर हम भूइंहरी भूमि की बात करें तो ये जनजातीय शासन व्यवस्था में विभिन्न पदों पर काम करने वाले लोगों को काम करने के बदले जो जमीन दी जाती थी उसको क्या बोलते थे, भूइंहरी भूमि बोलते थे। ठीक है, क्या हो गया ये गांव की शासन व्यवस्था। इसको आप लोग लिख सकते हैं कि गांव की शासन व्यवस्था में काम करने वाले, या इसको बोल सकते हैं विभिन्न पदों पर, विभिन्न पदों पर बैठे लोगों को अलग अलग जमीनें दी जाती थी। ठीक है, अलग अलग जमीनें दी जाती थी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे शासन व्यवस्था में महतो का पद है। ठीक है, तो महतो को जो जमीन दी जाती थी उसको बोलते थे महतोई जमीन, महतोई भूमि। क्या बोलते थे भाई, महतोई भूमि। तो महतोई भूमि क्या, कौन सी भूमि है, महतोई भूमि एक भूइंहरी भूमि का उदाहरण है। ठीक है, जैसे पाहन, पाहन को दिया जाता था पहनोई भूमि। ठीक है, पहनोई भूमि। उसके बाद आप लोग एक भूमि का नाम सुने होंगे, भूतखेत। भूतखेत सुने होंगे, डली कटारी। ये सारी जो भूमि है दोस्तों, ये सारी जो भूमि मैंने अभी आपको बताया, ये सभी क्या है, ये सभी भूइंहरी भूमि है। क्या है, ये सभी भूइंहरी भूमि है। समझे आप लोग को। मतलब जो पदाधिकारियों को वेतन नहीं दिया जाता था, वेतन के बदले जमीन दे दिया जाता था कि इसी में आप लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन को करने का काम कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो इसको भूइंहरी भूमि बोलते थे। अब ये बताने की मुझे जरूरत क्यों पड़ी है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भूइंहरी सर्वे हुआ था जिसमें जनजातियों की जमीन को संरक्षित करने का प्रयास हुआ था। इसमें भूइंहरी भूमि को और मंझीहस भूमि को क्या किया गया था, चिन्हित किया गया था। कौन है भूइंहरी भूमि, तो इन लोगों को जो जमीन दी गई थी काम करने के बदले,
राजा के अंदर जो अलग अलग पद थे उनको जो जमीन दी जाती थी उनको, उस जमीन को भूइंहरी भूमि कहा गया। और अगर आपसे बोल दिया जाए कि बताओ कि मंझिहस भूमि क्या है, फिर बोला जाए कि बताओ मंझिहस भूमि क्या है, तो मंझिहस भूमि के बारे में आप लोग एक सेंटेंस जरूर याद रखिएगा कि गांव के अपने अपने स्वत्वधारियों, क्या, अभी समझाता हूं इसके बारे में। गांव के अपने अपने स्वत्वधारियों एवं जमींदारों के लिए संरक्षित भूमि। इसको क्या बोलते थे? मंझिहस भूमि बोलते थे। ठीक है भाई, आप लोग एक बात जरूर दिमाग में नोट कर लीजिएगा कि ये जो चैप्टर मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इसके टर्म्स हैं। ठीक है, इसमें अगर वर्ड्स का मतलब समझ गए तो आपके लिए चैप्टर आधा आसान हो जाएगा। प्रश्न बनने की संभावना 60-70% हो जाएगी अगर आप इनके शब्दों को समझ लिए। शब्दों को समझे बिना अगर आप इनके धाराओं को रटना स्टार्ट कर दीजिएगा तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप परीक्षा में सवाल नहीं बना पाएंगे। पिछले बार जो मैंने इसको समझाया था तो उसके हेल्प से सैकड़ों स्टूडेंट ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि सर 12 में से 8-9 क्वेश्चन बन गया, वीडियो देखे थे। ठीक है, तो आप लोग भी वीडियो को ध्यान से देखिए और टर्म्स को समझने का प्रयास कीजिए। जिस अप्रोच से मैं चैप्टर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग उसी अप्रोच से इस चैप्टर को पढ़िएगा तो निश्चित तौर पर इसके चैप्टर के प्रश्न आप एग्जाम में जरूर बना पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक आपको क्या क्या समझ में आ गया? इसके पहले ये समझ में आ गया कि ये भूइंहरी सर्वे क्या था। भूइंहरी सर्वे क्लियर हो गया, इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा। भूइंहरी सर्वे में 2 वर्ड आया, भूइंहरी भूमि और मंझिहस भूमि, ये भी आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कानून सब लाए गए थे, जो अंग्रेजों के द्वारा शोषणकारी नीतियां जो की गई थी, उसमें कोल विद्रोह, बिरसा आंदोलन, ये 2 बड़े आंदोलन हुए जिसका प्रभाव अंग्रेजों पर पड़ा और वो झारखंड के जनजातियों की जमीन को संरक्षित करने के लिए डिफरेंट तरह के कानून बनाने लग गए। ठीक है, अब आप सीएनटी एसपीटी एक्ट पढ़ते हैं, लेकिन भाई सीएनटी एसपीटी एक्ट डायरेक्ट नहीं पढ़ते क्योंकि सब्जेक्ट का नाम आपका, ये चैप्टर का नाम है झारखंड के भूमि संबंधी कानून। तो सीएनटी एसपीटी एक्ट पढ़ने से पहले झारखंड में, इस हमारे झारखंड क्षेत्र के लिए कुछ जो प्रारंभिक भूमि कानून बने थे उसके बारे में जानना जरूरी है। तो प्रारंभिक भूमि संबंधी कानून को आइए समझते हैं। प्रारंभिक भूमि संबंधी कानून। ठीक है भाई, प्रारंभिक भूमि संबंधी कानून, आइए इसको हम लोग समझने का करते हैं प्रयास। सीएनटी एसपीटी से पहले, सीएनटी और एसपीटी एक्ट से पहले आप लोग जान लीजिए कि उसके पहले भी कुछ ऐसे एक्ट आए थे जिसको जानना आपके लिए है जरूरी। जैसे छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम, हमारे छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए ही था। इसका क्या नाम है? छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम ये कब आया था दोस्तों? यह आया था 1869 में, 1869। इसका नाम है छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट।
क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट बोलते हैं, 1869। ठीक है, ये आया था, इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। प्रारंभिक भूमि संबंधी कानूनों में एक तो हो गया छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम, एक और कानून है जिसका नाम है छोटा नागपुर भूस्वामी और काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम। छोटा नागपुर भूस्वामी और काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम। ठीक है, छोटा नागपुर भूस्वामी और काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम जो आया था यह हुआ था कब? 1879 में, 1879 में, 1879। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है भाई, बहुत अच्छे। आप लोग एक बार सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए सभी लोग, क्योंकि देखो 400 लोग भी नहीं जुड़े, इतना स्पेशल टॉपिक आप लोग के लिए करवाए हैं। अब यही ना, यही सब इच्छाएं मर जाती है यूट्यूब पे कराने का। ठीक है, कि पढ़ाने के लिए सब बोलते हो कमेंट करके, लेकिन पढ़ते समय लाइव नहीं जुड़ते हो। भाई आप लोगों से आग्रह होगा कि शेयर करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलिए, इसको बोलते हैं छोटा नागपुर लैंड लॉर्ड एंड टेनेंट प्रोसीजर एक्ट। छोटा नागपुर लैंड लॉर्ड एंड टेनेंट प्रोसीजर एक्ट 1879। ठीक है, छोटा नागपुर लैंड लॉर्ड एंड टेनेंट प्रोसीजर एक्ट 1879। और भी कानून है जो सीएनटी एसपीटी एक्ट से पहले आया था, हमारे क्षेत्र में लागू था झारखंड में। उसका नाम था बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1897। ठीक है, कौन सा? बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1897। ये सब ईयर याद रखिएगा। ठीक है, ईयर याद रखिएगा कि छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम कब आया था? 1869 में आया था। छोटा नागपुर भूस्वामी और काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम का कब आया था? तो उसके 10 साल बाद 1879 में आया था। बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब आया था? तो ये 1897 ईस्वी में आया था, बंगाल टेनेंसी एक्ट। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं बंगाल टेनेंसी एक्ट 1897। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? जी, जस्ट अपोजिट 1897। चलिए, बहुत अच्छे। गुड इवनिंग दोस्तों सभी को। देखो ऐप में कितना कम लोग जुड़े हैं। ठीक, याद हो गया आप लोग को यहां तक? कौन कौन सा एक्ट है जो सीएनटी एक्ट से पहले आया, ये सब याद हो गया। अब चलिए हम लोग कुछ और टर्म्स को समझते हैं, फिर हम लोग एक एक करके ये छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या चीजें हम लोग को जानना जरूरी है वो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो लोग वीडियो में बाद में जुड़े हैं वो लोग शुरू से वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि शुरू से देखिएगा तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, वॉइस में क्या दिक्कत आ रही है? सबको तो ठीक आ रहा है? सूरज कुमार, सही तो है यार। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्म्स और समझते हैं जिसका यूज आगे हो सकता है। जैसे एक टर्म्स यूज होगा आपका आगे जिसका नाम है मौजावार सर्वे। क्या है मौजावार सर्वे? क्या है भाई मौजावार सर्वे? किसी को पता है क्या मौजावार सर्वे क्या है? देखिए,
मौजावार सर्वे जो था ना, ये हुआ था कब? ये आया था 1902 में। ये कब की बात है मौजावार सर्वे? 1902 की बात है। ठीक है भाई, मौजावार सर्वे कब की बात है? 1902 की बात है। क्या था इसमें भाई? देखो, मौजावार सर्वे जो हुआ था, इसका मकसद था खेवट तथा खतियान का निर्माण करना। ठीक है, इस सर्वे का, जैसे इसके पहले अब भूइहरी सर्वे बताए, तो भूइहरी सर्वे का क्या मकसद था? भूइहरी भूमि और मंझिहस भूमि को चिन्हित करना। ठीक है, भूइहरी सर्वे का क्या मकसद था? कि भूइहरी भूमि को और मंझिहस भूमि को चिन्हित करो। ये हम एक एक करके हम इसलिए बता रहे हैं कि देखो दोस्त, यहां से आप समझना स्टार्ट करो शुरू से, कि अंग्रेजों के द्वारा जो सबसे पहला प्रयास जो शुरू हुआ था झारखंड जो जनजातियों की जमीन को संरक्षित करने का, भूइहरी सर्वे है। देख लीजिए साल 1862 से 1869 है ये साल। उसके बाद भूइहरी भूमि के बारे में बताए, मंझिहस भूमि के बारे में बताए। फिर आपको हम बताए कि छोटा नागपुर भूधृतीय अधिनियम 1869 में आया, छोटा नागपुर भूस्वामी काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम 1879 में आया, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1897 में आया। उसके बाद होता है क्या? मौजावार सर्वे। और मौजावार सर्वे का मकसद क्या था साथियों? मौजावार सर्वे का मकसद था खेवट एवं खतियान का निर्माण करना। क्या था मकसद? खेवट एवं खतियान का निर्माण। बहुत लोग को पता होगा खतियान क्या होता है। ठीक है, खेवट बहुत कम लोग सुने होंगे। तो खेवट तथा खतियान का निर्माण करना मौजावार सर्वे का मकसद था। तो आपको यहां पर यह समझना जरूरी है भाई कि ये खेवट क्या है और खतियान क्या है। तो आइए समझते हैं। खेवट, सबसे पहले क्या समझते हैं? खेवट किसको बोला गया? तो खेवट जो है दोस्तों, ये एक दस्तावेज है। समझे? आप लोग को पता होगा कि ब्लॉक में एक, हमारे अगर राज्य में झारखंड में बात करें तो ब्लॉक में एक कर्मचारी होते हैं। कर्मचारी के पास क्या होता है? जमीन का विवरण होता है। आप कहीं मतलब पूरा जो कर्मचारी का जो भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जमीन का विवरण किसके पास होता है? कि कौन सा जमीन का नक्शा कहां पर है, उस नक्शा में वो जमीन कहां है, फिर वो जमीन किसका है, उस पर किसका मालिकाना हक है। तो ये सारी चीजों का विवरण एक दस्तावेज में होता है जो कि कर्मचारी के पास होता है। कर्मचारी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कुछ राज्यों में, जैसे राजस्थान में उसको पटवारी बोलते हैं। ठीक है, कहीं उसको लेखपाल भी बोलते हैं, उसको रेवेन्यू स्टाफ बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहां पर आपको जानना जरूरी है कि पटवारियों या लेखपालों का वह दस्तावेज खेवट क्या है? पटवारियों या इसको लेखपाल भी बोलिए, लेखपालों या इसको कर्मचारी भी बोल सकते हैं, कर्मचारियों का वह दस्तावेज पटवारियों, लेखपालों कर्मचारियों का वह दस्तावेज जिसमें गांव के काश्तकार को की जमीन, जिसमें गांव के काश्तकार की, देखो काश्तकार का मतलब भी समझाएंगे आगे। काश्तकार का डेफिनेशन है। काश्तकार में कई सारी चीजें आती है, इसमें रैयत भी आता है, इसमें भूस्वामी भी आता है, डिफरेंट है। आगे हम इसके बारे में बताएंगे कि जो पटवारियों के पास, लेखपालों का पास दस्तावेज होता है जिसमें गांव के काश्तकार की जमीन, पट्टा और मालगुजारी का विवरण होता है। जमीन, पट्टा
एवं मालगुजारी का विवरण होता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? खेवट बोलते हैं। आप लोग सुने होंगे जमीन का रसीद कटा है कि नहीं कटा, ये कर्मचारी बता देगा। ठीक है, मतलब उसका मालगुजारी दिया गया है कि नहीं वो भी बता देगा। रसीद कटना वही ना, रसीद कटा मतलब आपका जमीन अपडेट है, आप उसका जो लगान जो पड़ता है सरकार को देना वो आप देते जा रहे हैं, तो आपका रसीद कटते जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारा चीज का विवरण जिस दस्तावेज में होता है उसको खेवट बोलते हैं। और ये दस्तावेज किसके पास होता है? ये दस्तावेज कर्मचारी के पास होता है। अब है कि खतियान शब्द बहुत लोग तो जानते ही होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो समझ लीजिए कि खतियान क्या है। खतियान, देखो खतियान भी एक दस्तावेज है, समझे। खतियान भी एक दस्तावेज है जिस दस्तावेज में कोई भी जमीन है उस जमीन का विवरण होता है कि ये जमीन का मालिक कौन है, मतलब इस जमीन का जो मूल मालिक था वो कौन था, इस जमीन का जो खसरा नंबर यानी प्लॉट नंबर वगैरह क्या है, उस जमीन के कितने मालिक हैं, ये सारा विवरण किस में मिलता है? खतियान में मिलता है। ठीक है, तो खतियान क्या है? यह एक कानूनी दस्तावेज है दोस्तों, यह एक कानूनी दस्तावेज है। खतियान एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें जमीन खसरा नंबर, मालिकों की संख्या, का विवरण होता है, का विवरण होता है। बात समझ में आप लोग को? तो यहां पर खेवट और खतियान, ये निर्माण जो हुआ था कौन से सर्वे के तहत हुआ था? मौजावार सर्वे के तहत हुआ। मौजावार सर्वे कब हुआ था? 1902 ईस्वी में हुआ था। मैं ये सारी जो घटनाएं बता रहा हूं, ये जो सारी जो चीजें बता रहा हूं, ये 1908 के सीएनटी एक्ट से पहले की चीजें हैं जो कि हमारे झारखंड के इस क्षेत्र में लागू थी। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि पहले बंगाल प्रांत हुआ करता था, उसी बंगाल प्रांत में बिहार भी आता था, बिहार में ही हम लोग का झारखंड भी आता था, उड़ीसा प्रांत आता था। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये चार जो अलग अलग राज्य हैं सबको मिला करके बंगाल प्रांत हुआ करता था। और उसी बंगाल प्रांत में जो भी कानून लागू होते थे हमारे इस छोटा नागपुर क्षेत्र में भी लागू होते थे। ठीक है, कोई अलग अलग नहीं लागू होता था। बंगाल प्रांत में जो लागू होता था वही छोटा नागपुर क्षेत्र में लागू होता था। कुछ कानून, चूंकि ये छोटा नागपुर का क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र था, जनजातीय बहुल क्षेत्र था, वन वाला क्षेत्र था, तो कुछ छोटा नागपुर क्षेत्र में स्पेशल कानून भी लागू किए जाते थे, जिसमें छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम की बात हम लोग कर रहे हैं। आगे हम लोग छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की बात करेंगे, जिसको आप लोग सीएनटी एक्ट बोलते हैं, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बोलते हैं। बात समझ में आप लोग को? चलिए, समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है दोस्त? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये सब कानून, कौन सा कानून? छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम। तो थोड़ा सा आप लोग को छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम के बारे में भी जानना है, समझे? तो आइए इसके बेसिक चीजों को समझते हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं। क्या? छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम कब आया था? 1869 में। ठीक है, कब आया था दोस्तों? 1869 में। अब इसमें इस पूरे वर्ड में भूधृति वर्ड आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। आ रहा है क्या?
ठीक है। इसमें एक भूधृति वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं भाई कि भूधृति क्या है, तब इस अधिनियम के बारे में बताएंगे। चलो ये भूधृति वर्ड को थोड़ा हाईलाइट करते हैं और इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि भूधृति होता क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंड टेन्योर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? लैंड टेन्योर बोलते हैं, ठीक है, लैंड टेन्योर। भूधृति भूमि की उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत भूमि पर अधिकार रखने वाले, इसको आप लोग नोट अगर कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, भूमि की वह व्यवस्था, भूमि की वह व्यवस्था जिसमें इसमें जिसके अंतर्गत कर लीजिए, जिसके अंतर्गत भूमि पर अधिकार रखने वाले व्यक्तियों का, भूमि पर अधिकार रखने वाले व्यक्तियों, ठीक है, कौन से भूमि पर किसका अधिकार है, व्यक्तियों का वर्गीकरण, ठीक है, भूमि पर अधिकार रखने वाले व्यक्तियों का वर्गीकरण और उनके अधिकारों और दायित्वों का उल्लेख है, और उनके अधिकारों एवं दायित्वों का उल्लेख है। ठीक है भाई। लैंड टेन्योर क्या होता है, भूधृति क्या होता है? यह भूधृति भूमि की वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत भूमि पर अधिकार करने वाले व्यक्तियों का वर्गीकरण किया गया है कि कौन से भूमि पर किसका अधिकार होगा और उसका क्या दायित्व बनता है। ठीक है, उस भूमि के प्रति उसका क्या दायित्व बनता है, यह सारा जो विवरण होता है इसी को क्या बोला जाता है, भूधृति बोला जाता है। तो छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम आया था 1869 में दोस्तों, और इसी भूधृति अधिनियम में आपको बताना चाहेंगे कि इसी भूधृति अधिनियम में भूइहर शब्द में, ठीक है, कौन से शब्द में, भूइहर शब्द में जो जमीनों का उल्लेख है, महतई जमीन, भूतखेत जमीन, डली कटारी, पहनई, इन सब चीजों की जो परिभाषा भूइहर के अंतर्गत आती है, ये बातें छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम से ही पता चलता है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट में लिख सकते हैं। नोट में क्या लिखेंगे, नोट में ये लिखेंगे कि इसी अधिनियम में भूइहरी शब्द में, चूंकि हम शुरू में ही बता चुके हैं आप लोग को, भूइहरी शब्द में महतोई, पहनोई, भूतखेत, व डली कटारी इत्यादि, डली कटारी इत्यादि भूमि की परिभाषा मिलती है। ठीक है भाई, ये महतोई जमीन क्या होता है, पहनोई जमीन क्या होता है, डली कटारी क्या होता है, और ये सारे भूइहरी शब्द के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है, भुईहरी के अंतर्गत ही डली कटारी आता है, मंझिया डली कटारी आता है, महतोई आता है, पहनोई आता है, भूतखेत आता है। ये परिभाषा कहां से मिला दोस्तों? तो ये सब की परिभाषा इसी छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 में मिला है। ठीक है, तो इस अधिनियम की एक सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि इसी अधिनियम से हमको पता चलता है कि ये जो महतोई, पहनोई, भूतखेत और डली कटारी इत्यादि की परिभाषा जो मिली है, ये सब सभी किसके अंतर्गत आते हैं? भूईहरी के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आप लोग को? क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्लियर हो रहा है? एक बार थम्स अप करिए सब लोग, एक बार सभी लोग थम्स अप करके बताइए कि क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट आप लोग का इस चैप्टर का। बहुत देर से आप लोग इंतजार बहुत दिन से कर रहे थे इस चैप्टर का, तो चलिए हम फिर से पढ़ा दे रहे हैं। एक बार हम पढ़ा चुके हैं पहले भी इसको, और एकदम ओपनली यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट रह गया क्या? कोई भी डाउट नहीं है ना? अब चलिए एक चीज और यहां पर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं इसी जमीन के बारे में। किसके बारे में? छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम के बारे में। भूतखेत, डली कटारी, ये सब जो जमीन होता था ना, जैसे पाहन हो गया, पुजारी हो गया, सबके लिए अलग अलग जमीन मिलता था, यही सब होता था। अब देखिए इसी अधिनियम में एक विशिष्ट कमिश्नर का उल्लेख है। इसी अधिनियम में आपको पता होना चाहिए एक विशिष्ट कमिश्नर का उल्लेख है। विशिष्ट कमिश्नर, सारी शक्तियां इसी में निहित है। देखो भाई, कानून बनाने को छोड़कर कुंदन राज का इस चैनल पे पहला क्लास है। चलिए स्वागत है कुंदन राज आपका। कानून बनाने को छोड़कर छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम के अंतर्गत जितनी भी चीजें दी गई है, समझे, जैसे भू राजस्व की बंदोबस्ती करना, हम सारी शक्तियां एक ही बारे में बोल दिए, मतलब समझ जाइए। कानून बनाने को छोड़कर, कानून बनाना राज्य का काम था। कानून बनाना किसका काम था? राज्य का काम था। उसके अलावा जितना भी काम है, जैसे भूईहरी या मंझिहस पर दावा करने वाले की जांच पड़ताल करना, कि ये भूईहरी जमीन या फिर मंझिहस जमीन पर जो भी कोई दावा कर रहा है कि ये मेरा जमीन है, ये मेरा जमीन है, उसका जांच पड़ताल कौन करेगा? विशिष्ट कमिश्नर करेगा। ठीक है, किस अधिनियम के तहत? छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम के तहत। उसके बाद जो जमीन भूईहरी और मंझिहस के अंतर्गत जो भी जमीन आता है, उसका रजिस्टर कौन तैयार करेगा? उसका रजिस्टर भी कौन तैयार करेगा? विशिष्ट कमिश्नर तैयार करेगा। ठीक है, लिखवा दे क्या सब? लिखवा दें कि समझ में आज हम सारी शक्तियां बोल दिए। मतलब आपको यहां पे दिमाग में आ जाना चाहिए कि छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम में कानून बनाने के छोड़कर सारी शक्तियां किसको दी गई है? विशिष्ट कमिश्नर को ही दी गई है। ठीक है, चाहे वो भू राजस्व की बंदोबस्ती करने की शक्ति हो, चाहे वो जमीन का रजिस्टर तैयार करना हो, चाहे कोई उस पर अधिकार जमाना चाहता, कोई अपना हक बता रहा है तो उसका जांच करना हो, उसका सीमांकन करना हो, जांच पड़ताल करना हो। इस अधिनियम के तहत जितनी भी शक्तियां दी गई, किसको दी गई है दोस्तों? वो विशिष्ट कमिश्नर को दी गई है। लिखवा दें। लिखने का मतलब ऐसे नहीं बनता है, हम नोट्स दे देंगे, ठीक ना, ऐप में। देखिए एक बार सुन लीजिए जो हम बोल रहे हैं। विशिष्ट कमिश्नर का काम क्या क्या है,
सुन लीजिए, या लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। भूइहरी या मंझियस जमीन बता चुके आप लोग को। भूइहरी जमीन किसको बोलते हैं, मंझियस जमीन किसको बोलते हैं, बता चुके हैं ना आज के क्लास में शुरुआत में। उस पर कोई भी दावा कर रहा है तो उसका जांच पड़ताल करना किसका काम है, बेसिस कमिश्नर का काम है। ठीक है, जांच पड़ताल करके उसका सीमांकन करना कि यहां से यहां तक तुम्हारी जमीन है, यहां से यहां तक तुम्हारी जमीन है, यह भी किसका काम है, बेसिस कमिश्नर का काम है। ठीक है, जमीनों का रजिस्टर तैयार करना, भूइहर और मंझिहस के अंतर्गत जो भी जमीन आ रहा है उसका रजिस्टर तैयार करना, यह भी किसका काम है, विशिष्ट कमिश्नर का काम है। ठीक है, भू राजस्व की बंदोबस्ती करने की शक्ति भी किसके पास है, विशिष्ट कमिश्नर के पास है। ठीक है, भू राजस्व की बंदोबस्ती करने की भी शक्ति किसके पास है, विशिष्ट कमिश्नर के पास है। कुंदन राज जी, एप्लीकेशन करियर फाउंडेशन के एप्लीकेशन को ज्वाइन करिए ना उसके लिए। ठीक है ना तो साथियों, उसके बाद विशिष्ट कमिश्नर के समक्ष यदि यह सिद्ध हो जाता है कि भूइहरी या मंझिहस धृति धारण करने वाले व्यक्ति की जमीन पर कब्जा हो गया है तो विशिष्ट कमिश्नर उसे या उसके वारिस को जमीन वापस भी दिलाएगा। भूइहरी या मंझिहस जमीन पर अगर कोई कब्जा हो गया है और यह सिद्ध हो जाता है कि कब्जा कोई कर लिया है तो उसके वारिस को जमीन वापस भी दिलाने का शक्ति किसको है, विशिष्ट कमिश्नर को है। बात को समझे। कर निर्धारक अपने विचार विशिष्ट कमिश्नर को रखेंगे और निर्णय करने का अधिकार विशिष्ट कमिश्नर के पास होगा और निर्णय पूर्वावलोकन करने का भी अधिकार। मतलब हम एक राउंड में आपको सब बता दिए कि कानून बनाने को छोड़कर छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम में जितना भी शक्ति है वो सभी किसको दिया गया है, विशिष्ट कमिश्नर। कोई भी क्वेश्चन आ जाए भाई इस वाले कानून से तो एक ही बात दिमाग में रखिएगा, इसकी शक्तियां किसमें निहित है, कानून बनाने की शक्तियां राज्य में निहित है, लेकिन बाकी सारी शक्तियां किसको दे दी गई है, विशिष्ट कमिश्नर को दे दी गई है। ठीक है, चलिए हो गया, यहां तक क्लियर है भाई, कोई दिक्कत है क्या। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हर चैप्टर पढ़ाएंगे दोस्त, हर चैप्टर इसी तरह से। पिछले बार चूंकि जल्दीबाजी में नोट्स टाइप करवा के पढ़ाए थे, जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म करना था। इस बार मेरा यही प्लान है कि आप लोग को इसी तरह से पढ़ाएं, एक एक चीज क्लास में ही याद हो जाएगा। और ऐसा ही इस बार हम योद्धा बैच में पढ़ा रहे हैं, 11 जेपीएससी वाले बैच में भी और योद्धा बैच में भी सारे चैप्टर। अभी हम ज्योग्राफी भी शुरू करने वाले हैं, ज्योग्राफी और आर्थिक विकास का पूरा टॉपिक पूरा इसी तरह नोट करवाएंगे। आप लोग को भी कॉपी में जैसे ऑफलाइन क्लास में नोट करते हैं ना, वैसे नोट करिएगा तो ज्यादा एकदम लगेगा कि चलो एकदम ऑफलाइन की तरह ज्वाइन किए हुए, समझे। पूरा नोट करवाएंगे। ये वाला चैप्टर जैसे ही खत्म होगा फिर भूगोल वाला चैप्टर सारा स्टार्ट करेंगे और सारा अपडेटेड जो नया वाला अपडेट करके पूरा हम उसमें पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अब पूरा मेरा प्रयास है 10 तारीख तक हम पूरा सिलेबस को एक बार पूरा कंप्लीट करा देंगे। 10 मार्च तक 10 मार्च तक मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। भले उसके लिए मुझे 2-2 घंटे क्लास लेना पड़े एप्लीकेशन पे, तो 2-2 घंटे हम 10 बजे सुबह में क्लास लेंगे, 10 बजे टाइमिंग है। वो कुछ चैप्टर अच्छे से रिकॉर्डेड था इसलिए उस चैप्टर को हम उसी तरह अपलोड कर दिए, लेकिन भूगोल और इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक जो है, 1 वाला टॉपिक जो है, सब टॉपिक को अपडेट करना जरूरी है और वो सब अपडेट हम कर रहे हैं। उसके लिए एसीएनटी एसपीटी के बाद वही सब चैप्टर आप लोग का एप्लीकेशन पे चालू हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है यहां तक। आवश्यकता पड़ेगा तो राज्य सरकार कानून बनाएगा, बाकी सारी शक्तियां किसमें है, तो विशिष्ट कमिश्नर में। यहां तक क्लियर है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे सीएनटी एक्ट के पहले वाली कानूनों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब चलिए हम लोग जानते हैं सीएनटी एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 इसका नाम है। ये इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर, इसको बोलेंगे छोटा नागपुर (1908).
ये इसको बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, एक और नाम है, जानते हैं इसका? इसका एक और नाम है, इसका नाम है बंगाल अधिनियम संख्या 6 1908। ठीक है, यह बात बहुत कम लोगों को पता है भाई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को किस किस नाम से जानते हैं? एक तो इंग्लिश में बोलेंगे सीएनटी एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, और इसी का एक और नाम है बंगाल अधिनियम संख्या 6 1908 भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यह अधिनियम एग्जैक्टली कब लागू हुआ था जानते हैं? यह लागू कब हुआ? तो 11 नवंबर 1908 को पारित हुआ। ठीक है, 11 नवंबर 1908 को पारित हुआ। उस समय वायसराय कौन था जानते हैं आप लोग? उस समय वायसराय था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कौन था भाई? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ये उस समय वायसराय था। किसके तहत यह पारित हुआ था? सीएनटी एक्ट जो पारित हुआ था 1908 का, वो आखिर उसका बेस कहां से बना दोस्तों? तो ये जो पारित हुआ था भारत परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के तहत। भारत परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के तहत। ठीक है, किसके तहत लागू हुआ? ये भारत परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के तहत। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, बिरसा उलगुलान विद्रोह का परिणाम था ये। ठीक है, सीएनटी एक्ट का लागू होना, चूंकि देखो 1892 में भारत परिषद अधिनियम 1892 में लागू हो गया था। इसके धारा 5 में ये प्रावधान थे, लेकिन इसको पारित नहीं किया गया था। लेकिन बिरसा आंदोलन हुआ तो उससे एक दबाव बना अंग्रेजों के अंदर, एक बड़ा आंदोलन था, एक व्यापक आंदोलन था। अंग्रेज जो झारखंड के आदिवासी वर्ग थे अपना असंतुष्टि व्यक्त कर रहे थे उसमें। ठीक है, तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि अब जो है अंग्रेजों को यह कानून लागू करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, भारत परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के तहत इसको लागू किया गया था। ठीक है, 11 नवंबर 1908 को इसको लागू किया गया था। एक सवाल और बोलता है, इसका प्रारूप कब तैयार? 1908 को तो लागू हुआ ना। सीएनटी एक्ट का प्रारूप जो तैयार हुआ था 1903 में ही हो गया था। ठीक है, और इसको संशोधन करके परिवर्तित करके 1908 में लागू हुआ। समझे? तो सीएनटी एक्ट का प्रारूप, सीएनटी एक्ट का प्रारूप वर्ष 1903 में तैयार हो गया था। ठीक है, 1903 में प्रारूप तैयार हुआ, थोड़ा बहुत इसमें संशोधन हुआ, परिवर्तन हुआ, और 11 नवंबर 1908 को इसको पारित कर दिया गया। ठीक है, सीएनटी एक्ट को ना क्या बोला जाता है जानते हैं? इस अधिनियम को जनजातियों का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। यहां पर लिख देते हैं इसको। इस अधिनियम को जनजातियों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है भाई, इसको जनजातियों का क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। यह बात भी आप लोग याद रखिएगा। अब एक सवाल पूछता है कि इसकी रूपरेखा तैयार किसने किया था?
सीएनटी एक्ट जो बना दोस्तों, इसकी रूपरेखा तैयार करने का श्रेय किसको जाता है? तो आप लोग पहले भी पढ़ रखे होंगे कि जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन, ठीक है, सीएनटी एक्ट की रूपरेखा किसने तैयार किया था? जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन, जो कि एक जेसुइट पादरी थे, ठीक है, और छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडाओं के बीच में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। तो यहां पर लिख लीजिएगा, सीएनटी एक्ट की रूपरेखा तैयार करने का श्रेय एक पादरी को जाता है, जो कि जर्मन जेसुइट पादरी थे, जर्मन जेसुइट पादरी जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन को जाता है सीएनटी एक्ट की रूपरेखा तैयार करने का श्रेय एक जर्मन जेसुइट पादरी जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन को जाता है, जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडाओं के बीच में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है। लंबे समय से ये मुंडाओं के बीच में सामाजिक, तो उनके दुख दर्द को ये समझ रहे थे, और ये अंग्रेजों को ये कह सकते हैं कि इन्होंने ही ये सुझाव दिया था कि इनकी जमीन की रक्षा होनी जरूरी है, और इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा ये कानून लाया गया था सीएनटी एक्ट। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसको बनाने में मिस्टर लिस्टर की भी सराहनीय भूमिका है। सीएनटी एक्ट तैयार करने में मिस्टर लिस्टर की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। मिस्टर लिस्टर की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तो ये बेसिक आपका पूरा तैयार हो गया। चलो ठीक है। मंझियस भूमि समझा तो दिए कुछ। कपिल देव राणा वीडियो को शुरुआत में देखिए, मंझियस भूमि और भूइहरी भूमि सब समझा दिए हैं। बीच बीच में बार बार बोलिएगा तो टाइम ज्यादा किल ना होगा। वीडियो में तो रिकॉर्डेड है, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन क्लास से जो बात हम बोल दिए वो खत्म हो गया। हाँ, वीडियो में जो हम बात बोले सब तो रिकॉर्ड हो गया ना। तो आप पीछे वीडियो को करके शुरुआत में वीडियो में देख लीजिए कि मंझियस भूमि किसको बोले हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, ये जो सीएनटी एक्ट का जो सबसे पहले जो प्रकाशन हुआ था, सबसे पहले कलकत्ता गजट में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। सीएनटी एक्ट का प्रकाशन सर्वप्रथम कलकत्ता गजट में हुआ था, ठीक है। सर्वप्रथम कलकत्ता गजट में सीएनटी एक्ट का प्रकाशन हुआ था। यह बात भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आसिफ अनवर जी, आपका अब कमेंट से हम कैसे सॉल्व करें आपके प्रॉब्लम को, सो बताइए आप लोग।
अब चलिए एक चीज और पढ़ लेते हैं आज के इस लेक्चर में, फिर हम लोग अगले लेक्चर में बाकी चीजें हम लोग अध्याय धारा पढ़ेंगे। CNT एक्ट, ये जो CNT एक्ट है साथियों, इसमें क्या क्या है, इसमें आपको याद रखना है। CNT एक्ट में इसमें अध्याय कितना है, अध्याय इसमें कितना है, तो 19 ठो अध्याय है। 19वां अध्याय आप लोग को क्या क्या अध्याय याद करवाएंगे अगले लेक्चर में। इसमें अध्याय 19 है। अध्याय मतलब चैप्टर, इसको क्या बोलेंगे, चैप्टर। दूसरा है धाराएं, धाराएं मतलब सेक्शन। ये कितना है, इसमें बहुत सारा है। कितना है, 271 इसमें सेक्शन है, 271 इसमें सेक्शन है। ठीक है, 271 इसमें सेक्शन है। और अनुसूची, ठीक है, अनुसूची यानी कि शेड्यूल कितना है, इसमें ज्यादा नहीं है, 2 है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि CNT एक्ट में 19 क्या है, 19 चैप्टर है, 271 इसमें सेक्शंस हैं, धाराएं हैं। और अनुसूचियां कितनी है दोस्तों, तो 2 इसके अंदर अनुसूचियां हैं। तो एक बेस आप लोग का इस चैप्टर का बन गया है। अगले चैप्टर से हम CNT एक्ट के उद्देश्य और अध्याय से रिलेटेड बातें हम लोग शुरू करेंगे। तो अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, पेड वाले बच्चे अगर हमको अलाउ करेंगे, तो ये चैप्टर हम फिर से YouTube में पढ़ा देंगे। कुंदन राज, वो अपने कंट्रोल का नहीं है जी, अपने कंट्रोल की चीज जो होती है वो हम खुद कर देते हैं। ठीक है, सब याद हो जाएगा। नेगेटिव माइंड को मैसेज मत दीजिए कि नहीं याद होगा। माइंड को हमेशा पॉजिटिव बना के रखिए। बार बार बोलिएगा कैसे याद होगा सर, कैसे याद होगा सर, बड़ी टफ है सर, बड़ी मुश्किल लग रहा है सर, तो दिमाग भी उसी हिसाब से काम करेगा आपका। दिमाग को हमेशा एक्टिव बना के रखिए, दिमाग को हमेशा पॉजिटिव मैसेज दीजिए। ठीक है, इसका कंप्लीट क्लास PDF के साथ आपको मिलेगा, किसमें, करियर फाउंडेशन के ऐप में, आगे वाली क्लास। और रही बात, अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो YouTube पर अवेलेबल है। बार बार क्या पढ़ाऊं एक ही चीज को, तो YouTube पे 3 वीडियो, टेलीग्राम में मैंने कल शेयर भी किया था, तो YouTube वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अगर कंप्लीट चैप्टर को करना है, स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, उसमें पढ़ाए थे आराम आराम से। ठीक है, तो 3 वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट किया CNT SPT का, तो वहां से देख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये लोग ऐप वाले जो स्टूडेंट जो हमारे पेड बैच में, उनको एक बार पढ़ा कर उनको नोट्स वगैरह देना है, तो आज की क्लास आप लोग देख लिए। अब हम लोग कल के क्लास में जो ऐप में जुड़े हुए बच्चे हैं, आशीष जी आप लोग ऐप में जुड़िए, वहां पे मिलेगा। बाकी अगर फ्री चाहिए तो YouTube पर हम पढ़ा चुके हैं पहले। ठीक है, अभी कुमार YouTube पर अवेलेबल है वीडियो, आप सर्च करो CNT एक्ट का 1, 2, 3 3 पार्ट और MCQ सब है। कल से YouTube में जो MCQ चल रहा था वो चलता रहेगा, YouTube पे नहीं आना ऐसा नहीं है। YouTube पे हम मैक्सिमम MCQ फ्री में करवाते ही हैं। तो हमारा जो बैच है JPSC का, उसमें आप लोग को अभी ऑफर भी 20 तारीख तक मिल गया है। 899 में आपका योद्धा बैच है, जिसमें आपका झारखंड जी के कंप्लीट होगा। चलिए, थैंक यू पूजा कुमारी, आप मेरे बुक से पढ़ें, सब समझ में आ जाता है। PDF जिसका अवेलेबल है वो खुलेगा, नहीं अवेलेबल है वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका वीडियो अवेलेबल है, इसका पूरा पार्ट अगर आपको पढ़ना है दोस्तों, तो पूरा वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएगा, वहां से देख करके पढ़ लीजिए, सारा कंप्लीट कर लीजिए और
नोट्स के साथ चाहिए तो एप्लीकेशन में आइए। आसिफ अनवर जी ऑफिशियल नंबर है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसमें आप कॉल करिएगा तो हमारी टीम से बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले सेक्शन में, अगले क्लास में आप लोगों से, तब तक के लिए गुड नाइट।